हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। चलिए भाई, लेट्स प्रोसीड फर्दर। आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर पे। और लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या कर लिया था, टाइप्स ऑफ क्रिमिनल कोड्स के बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। और साथ साथ में हम लोग ने ये भी देख लिया था कि अलग अलग कोर्ट्स के पास कौन कौन सी पावर है, क्या क्या उनकी jurisdiction है, ठीक है, कौन कौन सी सजाएं, कितनी सजाएं वो दे सकते हैं, ये सब के बारे में हम लोग ने अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है अरेस्ट ऑफ पर्सन्स। अरेस्ट ऑफ पर्सन, अरेस्ट का मतलब क्या होता है? अरेस्ट का मतलब क्या होता है सर? अरेस्ट का मतलब होता है अपनी कस्टडी में लेना। ठीक है, तो अरेस्ट का देखो सिंपल वर्ड्स में अगर मीनिंग देखा जाए, अरेस्ट का सिंपल वर्ड में मतलब अगर देखा जाए तो अरेस्ट का मतलब क्या है? सिंपल वर्ड्स में अगर अरेस्ट का मतलब देखा जाए तो क्या होता है, बताइए भाई। क्या लगता है आपको, अरेस्ट क्या होगा? अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब क्या? अरेस्ट का मतलब अगर सिंपल से मैं बोलूं तो अरेस्ट का मतलब बोल सकते हैं एप्रीहेंशन ऑफ ए पर्सन। एप्रीहेंशन ऑफ ए पर्सन बाय बाय अ लीगल अथॉरिटी। बाय अ लीगल अथॉरिटी मतलब क्या? एप्रीहेंशन ऑफ अ पर्सन बाय लीगल। एप्रीहेंशन का मतलब देखो दो मतलब होता है। एप्रीहेंशन मतलब एक तरह से फियर है, कोई चीज का डर है, कोई चीज का आशंका है, कोई चीज की, ठीक है, एक ही मतलब होता है। और एक एप्रीहेंशन का मतलब होता है टू टेक इनटू द कस्टडी। तो यहाँ पे एप्रीहेंशन का मतलब क्या होगा? टेक इनटू द कस्टडी। तो एप्रीहेंशन ऑफ अ पर्सन मतलब किसी पर्सन को क्या करना है? कस्टडी में लेना, बाय अ लीगल अथॉरिटी, ये मतलब होता है अरेस्ट का। ठीक है, एप्रीहेंशन ऑफ एनी पर्सन बाय द लीगल अथॉरिटी मतलब टू टेकिंग इनटू द कस्टडी। ठीक है, और अरेस्ट आपके जो हैं इसके दो टाइप्स के होते हैं ये। तो अरेस्ट होता है, ये भी लिख देता हूं, टाइप्स ऑफ अरेस्ट। तो अरेस्ट है हमारे वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है अरेस्ट विद वारंट, और एक होता है अरेस्ट विदाउट वारंट। एक अरेस्ट होता है विद वारंट और एक होता है विदाउट वारंट। ठीक है, विद वारंट का मतलब वारंट कौन इशू करेगा? वारंट इशू करता है कोर्ट। ठीक है, और ये भी दो तरीके का होता है, ये भी आपको बता देता हूं, दो तरीके का होता है। एक होता है बेलेबल वारंट और एक होता है नॉन बेलेबल वारंट, एनबीडब्ल्यू। ठीक है, तो ये जो वारंट इशू करता है, इशू करता है कोर्ट, इशू करता है किसको? इशू करता है पुलिस ऑफिसर को, इशू करता है कि जाके इस पर्टिकुलर पर्सन को हिरासत में लेके या कस्टडी में लेके अपने आओ। ठीक है, और बेलेबल वारंट में क्या होता है? बेलेबल वारंट में क्या होता है? एक एंडोर्समेंट दिया रहता है बेल का, इसको बेल मिल सकती है। और नॉन बेलेबल वारंट में क्या होता है? ये ऐसा वारंट होता है जिसमें एंडोर्समेंट कोई भी नहीं होता, बेल वाला। समझ आता है? और विदाउट वारंट वाला क्या होता है? जहां पे कि वारंट इशू करने की कोई जरूरत नहीं होती है, पुलिस ऑफिसर डायरेक्टली विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। और ये आपको पता है कि कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं कि जिसमें विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है? वो कौन सा ऑफेंस है जो मैंने आपको पढ़ाया है? सर वो होता है, कौन सा ऑफेंस सर? वो होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। कौन सा ऑफेंस होता है सर? कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंस होते हैं कि पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट क्या कर सकता है? पुलिस इसको किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। ये मैंने आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस की जब डेफिनेशन पढ़ाई थी वहां पे लिखा है। ठीक है, ये ऐसे ऑफेंस होते हैं जहां पे द पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट द पर्सन विदाउट द वारंट फ्रॉम द कोर्ट। पीछे पेज पलटिए और देखिए, अगर आपने रिवाइज नहीं किया है बेटा तो पीछे आप पेज पलटिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन देखिए, वहां पे लिखा है कि पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है इन ऑफेंसेस में whereas the person without warranty, वही चीज। समझ आ रहा है? whereas the person without warranty कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केस में होता है। और हमारे सिलेबस में जो चीज है वो यही वाला पोर्शन है। अभी जो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जहां पे पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है पर्सन को विदाउट दी वारंट। तो हमारा पूरा फोकस इस साइड पे रहेगा। समझ आ रहा है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए भाई। आता है समझ कि नहीं आता है समझ? और विद वारंट वाला कौन सा हो जाएगा सर? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, आता है समझ? अरेस्ट का मतलब सिंपल से क्या है? तो पर्सन को क्या करना? कस्टडी में लेना। और कौन लेता है? बाय द लीगल अथॉरिटी, मतलब जिसको लीगली ऑथोराइज किया गया है। समझ आ रहा है? और आज की डेट में अगर देखा जाए तो कौन कौन अरेस्ट कर सकता है, मैं बता दूं आपको। कौन कौन अरेस्ट कर सकता है आज की डेट में देखा जाए तो अरेस्ट करने की पावर किसके किसके पास है?
मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पावर ऑफ अरेस्ट गिवन टू, एक और लिख देता हूँ, वैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पावर ऑफ अरेस्ट, पावर ऑफ अरेस्ट है आपका, तो एक है पुलिस ऑफिसर के पास, मैं पीओ लिख देता हूँ। दूसरी जो पावर है वो किसी प्राइवेट पर्सन को भी पावर दी गई है। प्राइवेट पर्सन मतलब हम जैसे लोग, हम लोग भी अरेस्ट कर सकते हैं, अभी आगे बताऊंगा आपको, ठीक है, हम जैसे लोग भी अरेस्ट कर सकते हैं। और एक पावर दी गई है मैजिस्ट्रेट को, एक पावर किसको दी गई है, मैजिस्ट्रेट को। तो तीनों के पास पावर है, पुलिस ऑफिसर भी अरेस्ट कर सकता है, प्राइवेट पर्सन भी कर सकते हैं, और मैजिस्ट्रेट भी कर सकता है। आता है समझ इतना, इतना क्लियर होता है? बोलिए भाई, समझ आता है? यहाँ पे लिख देता हूँ अरेस्ट, कहाँ पे, बीएनएसएस के अंदर। आता है समझ? चलिए आइए इधर आइए, आओ देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है, अरेस्ट ऑफ अ पर्सन जनरली, जनरली क्या लिखा हुआ है, जनरली, जनरली अ पर्सन हु ब्रेक्स द लॉ इज अरेस्टेड। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप भाई साहब कानून का उल्लंघन करेंगे तो भाई साहब आपको क्या कर लिया जाएगा, हिरासत में ले लिया जाएगा। तो व्हाट इज अरेस्ट इन जनरल टर्म्स? अब जनरली वैसे मैंने आपको बता दिया, मगर यहाँ देख लीजिए क्या लिखा आपकी बुक में। अरेस्ट वुड मीन दैट व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड दे लूज सम ऑफ देयर फ्रीडम एंड लिबर्टी। ऑब्वियस सी बात है, जब आपको अपनी कस्टडी में ले लेंगे पुलिस ऑफिसर्स या कोई भी प्राइवेट पर्सन या कोई भी मजिस्ट्रेट, ठीक है, तो आपकी ऑब्वियस सी बात है, आपके पास लिबर्टी या फ्रीडम आपके पास नहीं रहेगा, आप सब कुछ खो बैठेंगे, ठीक है, ना आपके पास फ्रीडम रहेगी ना आपके पास लिबर्टी रहेगी। दे आर पुट अंडर द रिस्ट्रेंट, दे आर पुट अंडर द रिस्ट्रेन, ठीक है, आप अपने मन मुताबिक कहीं भी नहीं जा सकते हो। द बीएनएसएस 2023 however deals with the aspect of arrest has not defined the arrest। लो भाई, अरेस्ट की कोई डेफिनेशन, द अरेस्ट टर्म की कोई डेफिनेशन नहीं है। when a person is arrested then the arrested person is taken into the custody of an authority empowered by law। देखिए, empowered by law, authority empowered by law मतलब कि सर कोई भी लीगल अथॉरिटी, मतलब कि सर लीगल अथॉरिटी जिसको लॉ ने एम्पावर किया है फॉर डिटेनिंग द पर्सन, ठीक है, टू टेक द पर्सन इनटू द कस्टडी। द पर्सन इज देन आस्क्ड टू आंसर द चार्जेस अगेंस्ट हिम। भैया किस, अब उसके ऊपर आपने जिस बेस पे उसको अरेस्ट किया है, ठीक है, जिस बेस पे उसको अपने कस्टडी में लिया है, उससे आप क्या पूछोगे, इससे सवाल करते हैं और उससे बोलते हैं भैया आपके खिलाफ ये चार्जेस लगे हैं, ठीक है, आपने ये करा, ये करा, ये करा, ये करा, ये सब चार्जेस आपके ऊपर लगे हैं, इसके जवाब दीजिए। समझ आ रहा है? तो जवाब सवाल होता रहता है वहां पे। answer the charges against him and he is detained so that no further crime is committed। ऑब्वियस सी बात है, डिटेन करके करना पड़ेगा भैया, घोर अपराधी है। हाँ, नहीं तो ये आज आज इसने एक का मर्डर किया, कल जाके दूसरे का मर्डर कर देगा, आज इसने एक जगह डकैती डाली, कल दूसरी जगह डाल देगी। इससे अच्छा एक काम करो, इसको भैया हिरासत में लेकर रख लो अपने पास। समझ आ रहा है? इसका कोई भरोसा नहीं है। दिस इज द ओनली पर्पस कि हम अरेस्ट क्यों करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, आगे आइए। टाइप्स ऑफ अरेस्ट मैंने आपको अभी बता दिया, टाइप्स ऑफ अरेस्ट कौन कौन से होते हैं सर, एक होता है विदाउट वारंट, एक होता है वारंट के साथ। टू टाइप्स ऑफ अरेस्ट, एन अरेस्ट मेड विदाउट वारंट, देखिए पहला, एन अरेस्ट मेड विदाउट वारंट बट इन अकॉर्डेंस विद सम लीगल प्रोविजंस परमिटिंग सच अरेस्ट। विदाउट वारंट तो आप अरेस्ट करते हो, मगर उसके साथ कुछ लीगल प्रोविजंस हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। और साथ साथ दूसरा, अरेस्ट मेड इन व्यू ऑफ वारंट इशूड बाय द मैजिस्ट्रेट, ठीक है, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, ठीक है, कोर्ट इशू करता है, ठीक है, मैजिस्ट्रेट इशू करता है। आता है समझ? क्लियर है? बोलिए क्लियर है? चलिए उसके बाद आता है, अरेस्ट कैन बी मेड बाय, पावर ऑफ अरेस्ट किसके किसके पास है, नंबर वन द पुलिस ऑफिसर, नंबर टू द मैजिस्ट्रेट एंड नंबर थ्री इज अ प्राइवेट पर्सन। अब ये तीनों हम लोग को पढ़ना है, इन तीनों से रिलेटेड प्रोविजन है कि अरेस्ट बाय द पुलिस ऑफिसर, अरेस्ट बाय द मैजिस्ट्रेट, अरेस्ट बाय द प्राइवेट पर्सन, ये तीनों के प्रोविजन हम लोग को अंदर इसके पढ़ने हैं। आता है समझ? ये हमारे सिलेबस में और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो पढ़ने जा रहे हो अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पहले लिख दे रहा हूँ, वेरी वेरी वेरी, जितने वेरी लगाने लगा दो उसके आगे लिख दो इंपॉर्टेंट, और लिख दीजिए यहाँ पे एग्जामिनेशन क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, इसको अच्छे से आपको आना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए क्या लिखा है, अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर, पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, और इधर देखिए बहुत ध्यान से, देखिए भाई क्या लिखा है, अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट अ पर्सन, क्या लिखा है ये, विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट, विदाउट अ वारंट
सीधा सीधा लिखा है, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है विदाउट अ वारंट। ठीक है, कर सकता है, तो मतलब कौन से ऑफेंस होंगे सर? ऑब्वियस सी बात है, ऐसे ऑफेंस होंगे जिसका नेचर कॉग्निजेबल नेचर का होगा, और भी बहुत से ऑफेंसेस है जिसकी लिस्ट दी हुई है। सेक्शन 35 इसके बारे में बात करेगा, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट और विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है। तो सेक्शन 35 डील करता है इसको, देखिए लिखा है, सेक्शन 35 प्रोवाइड्स डिफरेंट कैटेगरीज, अब अलग अलग कैटेगरीज नीचे अभी लिखी है लिस्ट ऑफ केसेस इन विच अ पुलिस ऑफिसर may arrest may arrest और दे may arrest कैसे? विदाउट दी वारंट, may arrest विदाउट दी वारंट। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे केसेस है जहां पे पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है? कौन कौन से? सर पहला केस तो हमको एकदम पता है सर, ऐसा ऑफेंसेस जो कि कॉग्निजेबल नेचर के हो, ये तो हमको सर पता ही है। पता है कि नहीं पता? यस सर, ये तो हमको सर पता है, देखिए लिखा है, हु हैज बीन कंसर्न्ड अरेस्ट कर सकता है, हु हैज बीन कंसर्न्ड इन एनी ऑफ द, आ गया भाई, कॉग्निजेबल ऑफेंस सच एज मर्डर, रेप, किडनैपिंग। आ रहा है समझ? क्लियर है कि नहीं आ रहा भाई? क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए? आ रहा है? कोई भी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अब कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ से पता चलेगा सर हमको? तो पता चलेगा सर हमको शेड्यूल नंबर 1 से। शेड्यूल ऑफेंस, शेड्यूल नंबर 1 खोलेंगे, जिस जिस ऑफेंस के सामने कॉग्निजेबल लिखा हुआ है, जिस जिस ऑफेंस के सामने कॉग्निजेबल लिखा हुआ है, मतलब उन ऑफेंसेस, अगर वो ऑफेंस को कोई भी पर्सन करता है, then in that case the person can be arrested without the warrant from the magistrate। ठीक है, पुलिस ऑफिसर डायरेक्टली उसको अपनी हिरासत में ले सकता है। सेकंड पॉइंट, who has in possession, who has in possession without lawful excuse, without lawful excuse of any house breaking weapon। लो भाई, और क्या है? any house breaking weapon है उसके पास, लीजिए भाई, अब बताइए। देखिए सबके आगे और लिखा हुआ है, जितने पॉइंट भी आपको मिलेंगे सबके आगे और लिखा होगा, मतलब किसी भी केस में अगर फॉल कर जाएगा तो विदाउट विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। अब क्या लिखा हुआ है? अगर किसी भी इंसान के पोजेशन में, किसी के पास मिल जाता है क्या? विदाउट लीगल एक्सक्यूज, मतलब विदाउट लीगल एक्सक्यूज मतलब विदाउट लीगल परमिशन। ठीक है, विदाउट लीगल परमिशन, क्या? हाउस ब्रेकिंग वेपन्स। हाउस ब्रेकिंग वेपन्स का मतलब क्या सर? हाउस ब्रेकिंग वेपन्स का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे क्या सर? गन्स मिल जाए विदाउट लाइसेंस। अगर गन विद लाइसेंस है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो मतलब लॉफुल परमिशन है आपके पास। अगर गन्स हैं आपके पास, ठीक है, आपके पास पिस्टल है, आपके पास असलाहा है, ठीक है, आपके पास कट्टा रखा हुआ है, हाँ, और कैसा है? विदाउट सब लाइसेंस है, तो ये सब क्या है? हाउस ब्रेकिंग वेपन्स है। आपके पास बड़ी बड़ी आयरन रॉड्स आपने रखी हुई हैं, आपके पास बॉम्ब्स रखे हैं, आपके पास AK-47 रखी है, आपके पास डायनामाइट्स रखे हैं, आ रहा है समझ? ये सब क्या है? हाउस ब्रेकिंग वेपन्स है। ठीक है, और आपके पास कोई भी लीगल एक्सक्यूज के पीछे नहीं है। ठीक है, कोई भी लीगल परमिशन आपके पास नहीं है, और आपके पोजेशन में अगर ये सब चीजें मिल जाती है, मगर आपके पोजेशन में अगर कोई भी हाउस ब्रेकिंग वेपन्स अगर मिल जाते हैं, ठीक है, विदाउट एनी लीगल परमिट, ठीक है, विदाउट एनी लीगल लाइसेंस, तो आपको क्या कर लिया जाएगा? उसी समय पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर सकता है विदाउट दी वॉरंट। तो पॉइंट क्लियर हो गया पहला, कॉग्निजेबल। साथ साथ याद करेंगे आप, साथ साथ आप लोगों को याद करना, माइंड में रख के चलो, तो कुछ साथ साथ याद होगा। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करो। मुझे भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता भाई, मुझे नहीं आता, मैं, मुझे याद ही नहीं है कुछ, पहली बार पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आप भी याद कर रहे हो, मैं भी याद करूँ, साथ साथ याद भी करेंगे, साथ साथ पहले समझेंगे, पहले समझना, रटना नहीं है। ठीक है, रटना एक भी पॉइंट नहीं है बेटा, लॉ बहुत ज्यादा है, लॉ बहुत डीप में है, लॉ बहुत डिटेल में रहता है, कितना रट लोगे? हाँ, रटना नहीं कभी। हाँ, मैं देखता हूँ बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से, आप जैसे अभी रिवीजन क्लासेस शुरू हो जाती है ना यूट्यूब में जब, तो बहुत से लोग बोलते हैं 4 बार 5 बार 6 बार बोले जा रहे, बोले जा रहे, बोले मेरे पीछे, बोलो बोलो। भाई साहब, याद ऐसे करना है ताकि आप समझे हो, फिर याद हो रहा है, रटना नहीं है, रटना नहीं है। ठीक है, चलिए, तो क्या बोल रहा है? हु हैज इन पोजेशन विदाउट लीगल एक्सक्यूज ऑफ एनी ऑफ द हाउस ब्रेकिंग वेपन, तो इनको भी अरेस्ट कर सकती है पुलिस ऑफिसर विदाउट दी वारंट। नेक्स्ट आते हैं, हु हैज बीन प्रोक्लेम्ड, हु हैज बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर। हु हैज बीन प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम्ड का मतलब हु हैज बीन डिक्लेयर्ड। ठीक है, हु हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज एन ऑफेंडर, जिसको ऑफिशियली ऑलरेडी कोर्ट ने डिक्लेयर करा हुआ है कि ये क्या है? ऑफेंडर है। समझ आ रहा है? हु हैज बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, ठीक है, ऑफिशियली अनाउंस्ड, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड, कुछ भी लिख लो, प्रोक्लेम्ड का मतलब ऑफिशियली अनाउंस्ड और डिक्लेयर्ड एज एन ऑफेंडर, आइडर अंडर बीएनएसएस, या तो बीएनएसएस के अंदर, या तो सर बाय द ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट
गवर्नमेंट, जिसको ऑलरेडी डिक्लेयर करा हुआ है, ये क्या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। एग्जाम्पल विजय माल्या, ऑलरेडी डिक्लेयर करा हुआ है उनको, ठीक है। जैसे अगर इंडिया में आए तुरंत भैया अरेस्ट कर लिया जाएगा कि नहीं कर लिया जाएगा, यस सर। हाँ, नीरव मोदी, हाँ, इनको ऑलरेडी डिक्लेयर करा गया, ऑलरेडी डिक्लेयर अनाउंस करा गया कि भैया ये क्या है सब, ये ऑफेंडर है। तो अगर ये दिख जाएंगे, मिल जाएंगे, तो पुलिस ऑफिसर वारंट का वेट नहीं करेगी, तुरंत के तुरंत अरेस्ट, भाई साहब फिर भाग जाएगा। समझ आ रहा है। तो ये थर्ड पॉइंट आपका है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, मतलब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मतलब अगर हिंदी में मतलब देखा जाए, इनको ऑलरेडी आरोपी आरोपी घोषित कर दिया गया है। समझ आ रहा है, हिंदी में बोला जाए तो आरोपी जिसको ऑलरेडी घोषित कर दिया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट आइए, थर्ड आइए, फोर्थ आइए अब। हु इज इन पोजेशन ऑफ एनी ओहो स्टोलन प्रॉपर्टी, ये तो सिंपल सा है। किसी के पोजेशन में अगर क्या है, कोई भी चोरी का प्रॉपर्टी अगर है, ठीक है, चोरी की अगर कोई भी प्रॉपर्टी किसी के पास मिल जाती है, तो भाई साहब उसको भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। सिंपल है। पहला कौन सा था सर, कॉग्निजेबल ऑफेंस। दूसरा सर कौन सा था हमारा, अगर पोजेशन में हाउस ब्रेकिंग वेपन्स हैं। और उसके बाद क्या था सर, जिसको ऑलरेडी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करा हुआ है। और सर कौन सा, और फोर्थ आपका था इसके पोजीशन में कोई भी अगर स्टोलन प्रॉपर्टी मिल जाती है, तो वहां पे भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है उस पर्सन को विदाउट द वारंट। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 5। क्या लिखा है, हु obstructs अ पुलिस ऑफिसर, ऑब्स्ट्रक्शन रेज करता है पुलिस ऑफिसर के सामने, while इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी। और अच्छा भाई, पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है और आप जाके वहां पे उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने में ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हो। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। अगर पुलिस ऑफिसर कोई अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है और अगर आप अगर उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने में, भाई साहब तुरंत अरेस्ट कर देगा आपको विदाउट द वारंट। या तो और हु हैज एस्केप्ड और अटेम्प्ट्स टू एस्केप फ्रॉम द लॉफुल कस्टडी। ओहो भैया, पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में आपको पहले ऑलरेडी लिया हुआ है, और आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप उसकी कस्टडी से भाग गए, ठीक है। या तो भागने की कोशिश आपने करी हुई है उनकी कस्टडी से, समझ आ रहा है, फ्रॉम द लॉफुल कस्टडी, किसी की लॉफुल कस्टडी से अगर आप भाग गए या तो भागने की आपने कोशिश करी है, तो भाई साहब पुलिस ऑफिसर ने अगर आपको देख लिया, हाँ, तो भाई साहब तुरंत आपको अपनी हिरासत में ले सकता है। समझ आ रहा है। ये कौन सा हो गया, पॉइंट नंबर 5। या तो अगर आपने पुलिस ऑफिसर को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने में ऑब्स्ट्रक्ट किया, या तो आप एस्केप हो गए, भाग गए, या तो आपने कोशिश करी है भागने की, किसी भी केस में आपको पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है विदाउट द वारंट। 5 पॉइंट हो गए। सिक्स्थ पे आओ, और कौन सा केस है, हु इज reasonably suspected of being deserter, who is reasonably suspected of being a deserter from any of the armed force of union। ये का मतलब क्या है, who is reasonably suspected, जिसके ऊपर शक है क्या, of being a deserter from any of the armed forces of the union। भैया suspected of a deserter का मतलब होता है, deserter मतलब भगौड़ा, तो भाग गया है। मतलब अगर कोई भी आर्म्ड फोर्सेस का पर्सन है, कोई भी आर्मी की जॉब का पर्सन था, वो क्या करा है, उसको ऑलरेडी क्या अगर सस्पेक्ट करा गया है कि ये डिजर्टर है, मतलब ये क्या करा है, एक तरह से ये बोल सकते हैं कि जैसे कि कोई भी जैसे आर्मी का पर्सन, आर्म फोर्स का कोई भी पर्सन है, ठीक है। अब भाई साहब, अब आर्म फोर्स का अगर आप पर्सन हो, तो आप ऐसा नहीं कि अपनी नौकरी छोड़ के अपने आप बिना बिना किसी को बताए आप वहां से निकल जाओ। अगर ऐसा करते हो तो इलीगल है वो, ऐसा आप नहीं कर सकते। समझ आ रहा है। तो मतलब आप काम करते करते वहां से बीच से निकल गए, भाग गए विदाउट कोई एनी इंटीमेशन एंड ऑल, भाग गए। अब भैया ऐसे लोग होते हैं, इनके पास बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है, समझ आ रही, बहुत सी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है। क्लियर है। तो अगर ऐसा पर्सन कोई भी आर्मी का पर्सन है, तो भैया डिजर्टर जिसको ऑलरेडी बताया गया है, या सस्पेक्ट है कि भैया शक है कि ये डिजर्टर है, ये भाग गया है वहां से बिना किसी को बताए, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, विदा परमिशन लिए वहां से भाग चुका है, तो अगर वो कहीं भी मिल जाएगा पर्सन, तो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं। समझ आ रहा है। तो ये बोल रहा है who is reasonably suspected of being deserter from any of the armed forces of the किसकी, यूनियन की। आता है समझ, क्लियर है, आता है समझ। नेक्स्ट आइए, who has been concerned in any law relating to extradition। लो भाई, क्या बोल रहा है, हाँ, अब who has been concerned in any law relating to extradition, extradition treaties होती हैं क्या, हाँ, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज होती है बहुत सी। देखिए, एक्स्ट्राडिशन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज साइन होती है अलग अलग कंट्रीज के बीच में, इंडिया की भी साइन होती है दूसरी कंट्रीज के साथ, ठीक है। अगर कोई भी अपराधी है जो अपराध करके यहाँ से दूसरी कंट्री में जाके छुप गया है, कोई भी अपराधी है जो यहाँ से अपराध करा है और जाके दूसरी कंट्री में छुप गया है, अब इंडिया वाले चाहते हैं कि भैया इसने अपराध मेरे देश में करा हुआ है,
इसने अपराध मेरे ऑफेंस मेरे देश में करा और भाग के आपकी कंट्री में आ गया, तो भाई साहब क्या होता है, एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटीज होती है एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ। तो दैट क्या होता है कि दूसरी कंट्री वाले हैं, कंट्री वाले हैं, वो उस पर्सन को हमारी कंट्री में वापस भेजते हैं। समझ आता है? क्लियर है? बोलिए भैया, आ रहा है समझ? क्लियर है? और क्या लिखा आप, जैसे यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए वो तो चलो भेजेंगे, मगर यहाँ पे इसका पॉइंट का क्या मतलब है? यहाँ पे देखो ऐसा पॉइंट का मतलब हो सकता है, देखो ऐसा बोल सकता हूँ, एक मिस्टर जोन्स हैं, ये आपका यूएसए के हैं, इसने क्या करा, एक मिस्टर ए का मर्डर किया, ठीक है, और ये मर्डर जो है पनिशेबल है एज पर यूएस लॉज, यूएसए लॉज, ठीक है। मिस्टर जोन्स जो है, मिस्टर मिस्टर जोन्स ने क्या करा, मिस्टर ए का क्या करा, मर्डर किया है, मिस्टर ए का मर्डर किया, कहाँ पे करा है, यूएसए में किया, पता है समझ, यूएसए में इसने मर्डर किया, किसका, किसी को, मिस्टर ए था। उसके बाद क्या हुआ, मिस्टर ये जो जोन्स है, ये भाग के आ जाता है इंडिया, भाग के आ जाता है कहाँ, इंडिया, और यहाँ पे छुप जाता है, हाइड इन इंडिया। समझ आ रहा है? अब इंडिया में छुप गया, ठीक है। अब इसने जो ऑफेंस किया है, कौन सा ऑफेंस किया, मर्डर। अब इसने जो ऑफेंस किया है, वो ऑफेंस इंडिया में भी ऑफेंस माना जाता है, ऑब्वियस सी बात है, मर्डर वहां पे भी माना जाता है ऑफेंस, और इंडिया में भी मर्डर ऑफेंस माना जाता है। तो मतलब जो इसने ऑफेंस कमिट किया है यूएस में, उसको ऑफेंस इंडिया में भी माना जाता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इंडियन पुलिस ऑफिसर, इस केस में इंडियन पुलिस ऑफिसर विल अरेस्ट मिस्टर, तो क्या कर लेंगे, अरेस्ट करेंगे, और अगर फिर जैसे इंडिया के साथ यूएस की एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है, तो इसको क्या करा जाएगा, बाहर भेज दिया जाएगा। समझ आ रहा है? वो बात की बात है, एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है, बात भेजा जाएगा नहीं भेजा जाएगा वो बात की बात है, मगर यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे अरेस्ट करने की पावर पढ़ रहे। समझ आ रहा है? यहाँ पे बात कर रहे हैं अरेस्ट करने की पावर, या अरेस्ट करने की बात करें, तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि इसने वो ऑफेंस करा है जो कि ऑफेंस हमारे भारत में भी उसको ऑफेंस माना गया है। तो वही बोला, हु हैज बीन कंसर्न्ड इन एनी लॉ रिलेटिंग टू एक्सट्राडिशन, ठीक है, तो एक्सट्राडिशन ट्रीटीज होती है। आता है समझ? क्लियर है? चलिए, ये हो गया पॉइंट नंबर 7। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 8। अब ये क्या बोलता है, देखिए, आइए, who has been released convict, who has been released convict commits a breach of any rule relating to a notification of residence or change of or absence। अच्छा भाई, ये क्या है, अब किसी, कोई अपराधी था, ठीक है, कोई अपराधी था, उसको छोड़ा गया ऑलरेडी, मतलब वो पहले से ही जेल में था, ठीक है। अब उसको छोड़ा गया, कैसे, बेल पे छोड़ते हैं, पेरोल पे छोड़ते हैं, समझ आ रही है, बेल पे छोड़ दिया, पेरोल पे छोड़ दिया किसी भी अपराधी को। अब जब उसको छोड़ते हैं तो उसके ऊपर ना कुछ कुछ कंडीशंस लगाई जाती है, उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, कि आप ये पर्टिकुलर एरिया छोड़ के नहीं जाओगे, आपको जब जब पेशी के बुलाया जाएगा आपको आना पड़ेगा। समझ आ रहा है? ये सब बोला जाता है, कंडीशन लगाई जाती है, मगर आपके ऊपर जो कंडीशंस लगाई है, ठीक है, आपको बेल ग्रांट करी, आपको पेरेल पे छोड़ा, तो आपको पे जो कंडीशंस लगाई, आपने उस कंडीशंस का ब्रीच कर दिया। समझ आ रहा है? आपने कंडीशंस का अगर ब्रीच किया, तो भाई साहब जहां पे मिलोगे वहां से उठा लेगी पुलिस। वही लिखा हुआ है, who has been released convict commits a breach of any rule, ठीक है, रूल रिलेटिंग टू, रूल किससे रिलेटेड, रिलेटिंग टू द रेसिडेंस, ठीक है, कि आप घर छोड़ के नहीं जाएंगे एंड ऑल जो भी है, और चेंज ऑफ और एब्सेंस फ्रॉम द रेसिडेंस। आता है समझ? आपने अगर इसको रूल को ब्रीच करे, जो कंडीशंस आपको ऊपर लगाई थी, तो भाई साहब उसके बाद आप जहां पे मिलोगे आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा विदाउट दी वॉर। आता है समझ? क्लियर है? एंड द लास्ट वन, फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर स्पेसिफाइंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड एंड द ऑफेंस एंड द अदर कॉज। अच्छा भाई, अब एक पुलिस ऑफिसर ने किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को या दूसरे पुलिस स्टेशन में क्या बोला हुआ है, हाँ, रिक्वेस्ट भेजी हुई है कि भैया अगर ये पर्सन मिलता है तो इसको क्या कर लेना, इसको तुरंत के तुरंत अरेस्ट कर देना, और साथ साथ बताता है उस पर्सन के बारे में, पूरी डिटेल बताता है, ठीक है, बताता है कि इस पर्सन ने कौन सा ऑफेंस करके भागा हुआ है, जो भी है, ठीक है। तो अगर एक पुलिस ऑफिसर क्या कर रहा है, किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को या पुलिस स्टेशन में रिक्वेस्ट दे रहा है, इस पर्सन, ये पर्सन कहीं भी दिखे इसको अरेस्ट कर लीजिएगा, ये घोर अपराधी है, समझ आ रहा है, ये फरार है, समझ आ रहा है, क्या पता आपके क्षेत्र में, आपके जुरिडिक्शन में आया हो, आप इसको अरेस्ट कर लीजिएगा। भाई साहब उस केस में जिसको रिक्वेस्ट करी गई है वो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है विदाउट दी। आता है समझ? बोलिए भाई, आता है समझ?
तो ये आपके केसेस थे जहां पे पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट द पर्सन विदाउट दी वारंट। बताइए कौन कौन सा केसेस था सर? पहला केस मार्क कर रहा हूं, पहला सर, कोई भी पर्सन अगर हाँ आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस किया। दूसरा, अगर किसी के पास भी पोजेशन में हाउस ब्रेकिंग वेपन मिल जाते हैं। थर्ड, अगर द पर्सन हु हैज बीन प्रोक्लेम्ड डिक्लेयर्ड एज एन ऑफेंडर, ठीक है, और या तो सर जिसके पोजेशन में कोई स्टोलन प्रॉपर्टी मिल जाती है। उसके बाद सर अगर कोई भी पर्सन ऑब्स्ट्रक्ट करता है पुलिस ऑफिसर को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने में, या तो कोई एस्केप हो गया या तो अटेम्प्ट टू एस्केप करा है उसने, इन सभी केसेस में क्या कर लेगा? अरेस्ट कर सकता है। उसके बाद हु हैज बीन रियली सस्पेक्टेड, ठीक है, जिसके ऊपर शक है ऑफ बीइंग अ डिजर्टर फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। उसके बाद सर हु हैज बीन कंसर्न्ड, हु हैज बीन अच्छा हु हैज बीन कंसर्न्ड इन एनी ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू द एक्स्ट्राडिशन, या तो सर हु हैज बीन रिलीज्ड कन्विक्ट, जिसको छोड़ा गया है इस पे बेल पे या पैरोल पे छोड़ा और उसने क्या करा? रूल्स का ब्रीच करा, कंडीशंस का ब्रीच करा। और या तो सर अगर रिक्विजिशन मेड बाय द अनदर पुलिस ऑफिसर। आता है समझ? सिंपल है। सिंपल एग्जाम में आएगा क्या? ये पॉइंट नहीं लिख सकते? आराम से लिख सकते। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताइए भाई, मुश्किल था क्या? बोलो मुश्किल था? एकदम मुश्किल नहीं, सिंपल। ठीक है, चलिए आगे आइए। एक नोट लिखा है, नो पर्सन no arrest shall be made without the prior permission of an officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police, DSP, in case of an offence which is punishable for imprisonment of less than 3 years and such person is infirm or above 60 years of age। लो भाई, अगर कोई भी पर्सन आपका, देखो यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी, एक नोट लिख दिया है कि अगर कोई भी अरेस्ट आप कर रहे हो, ठीक है, और अरेस्ट कौन से केस में कर रहे हो? जहां पे उस ऑफेंस के लिए आप अरेस्ट कर रहे हो, उस ऑफेंस के लिए आप अरेस्ट कर रहे हो जिसकी सजा 3 साल से कम की है। जिसकी सजा कितनी है? 3 साल से कम की है। समझ आ रहा? और वो पर्सन इन्फर्म है, या तो सर, और या तो सर क्या है, देखो दो एंड लिखा हुआ है, तो एंड लिखा है, जरा पढ़ो क्या लिखा है, मतलब क्या बोल रहा है? एंड और का खेल है थोड़ा, एंड और का खेल है। क्या लिखा है? बोल रहा है कि कोई भी पर्सन अगर है, कोई भी पर्सन है, उसने कोई ऑफेंस किया, ठीक है, और उस ऑफेंस की जो सजा है, उस ऑफेंस की जो सजा है वो कितनी है? लेस देन 3 इयर्स है। ठीक है, लेस देन 3 इयर्स है। साथ में एंड, और जिस पर्सन ने ऑफेंस किया वो पर्सन क्या है? इन्फर्म है। इन्फर्म का मतलब जो कि मेंटली फिट नहीं है सही से, ठीक है, मेंटली स्ट्रांग नहीं है। समझ आ रहा है? मेंटली स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। अब क्यों मेंटली स्ट्रांग नहीं है? बिकॉज ऑफ द एज, बिकॉज ऑफ द इलनेस हो सकता है, और या तो अबव 60 इयर्स ऑफ एज है। तो मतलब सिंपल सा ये बोलना चाह रहा है, कोई पर्सन ने कोई ऑफेंस किया, ये ऑफेंस की जो पनिशमेंट थी वो कितनी है? लेस देन 3 इयर्स है। ठीक है, लेस देन 3 इयर्स है। और ये ऑफेंस जो करा है, किसने करा है? ऐसा पर्सन ने किया है, या तो पर्सन वो क्या है? इन्फर्म है, या तो एज, एज कितनी है? अबव 60 इयर्स, मोर देन 60 इयर्स है। ठीक है, तो पहला केस ये, तो पहला केस तो ये देखा जाएगा, ये पहला फुलफिल होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है एंड देखेंगे। ठीक है, अब एंड के बाद इस चाहे ये दोनों में से कुछ भी केस, मैं बोलता हूँ कोई पर्सन है 65 साल का, उसने कोई ऑफेंस किया, उसकी सजा कितनी है? लेस देन 3 इयर्स वाली केस है, तो उसमें पहले आप डीएसपी के परमिशन लोगे उसको अरेस्ट करने से लिए। सिंपल सी बात। समझ आ रही है? क्लियर है? आता है समझ? चलिए भाई, आगे चले, आगे बढ़े। सर्टेन measures to be followed in exercise of the power अंडर सेक्शन नंबर 35। क्या बोल रहा है? देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कुछ कुछ मेजर्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, किसको? पुलिस ऑफिसर को फॉलो करना पड़ेंगे जब वो अरेस्ट करेगा। और ये कौन बोलता है? सेक्शन नंबर 35 सब सेक्शन 3 के अंदर इसके बारे में लिखा है। ठीक है, सेक्शन नंबर 35 सब सेक्शन 3 क्या बोल रहा है? सेज दैट पुलिस ऑफिसर शेल, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर गिवन अंडर सेक्शन नंबर 35 सब सेक्शन 1, ऊपर वाला जो पढ़ा था आपने। पुलिस ऑफिसर इन ऑल केसेस
where the arrest of a person is not required under section 35 subsection 1 issue notice. क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? Says that police officer shall in all cases where the arrest of a person is not required under section 35 subsection 1 बोल रहा है, जहां पे अरेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट उस सेक्शन में नहीं है, ऊपर के अलावा की बात कर रहा है। issue a notice directing the person against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense to appear before him or at such other place as may be specified in the notice। ये क्या बोल रहा है, देखिए सिंपल सी बात बोल रहा है कि अगर कोई और केस फॉल होता है जो कि सर सेक्शन नंबर 35 सब सेक्शन 1 में नहीं है, इनकी बात नहीं कर रहा, इसकी बात नहीं कर रहा, ऊपर वाले की बात नहीं कर रहा, क्या बोल रहा है देखो ध्यान से पढ़ो। द पुलिस ऑफिसर The police officer shall, in all cases where the arrest of a person is not required under subsection 35 subsection 1, जहां पे अरेस्ट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कहां पे 35 सबसेक्शन 1 में, इशू अ नोटिस डायरेक्टिंग द पर्सन अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट, अगर किसी के खिलाफ कोई रीजनेबल कंप्लेंट फाइल हुई हुई है तो आप उस पर्सन को क्या कर सकते हो, नोटिस इशू कर सकते हो। और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव, या तो किसी के बारे में कोई आपको मिली हो पुलिस ऑफिसर को, या तो रीजनेबल सस्पेंशन, या तो पुलिस ऑफिसर को शक है क्या कि इस पर्सन ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, नोटिस इशू कर सकते हो। उसको किस लिए नोटिस कर सकते हो, डायरेक्टिंग द पर्सन हु क्या नोटिस इशू कर सकते हो टू अपीयर, नोटिस कर सकते हो टू, एरो बना लीजिए, टू अपीयर बिफोर हिम और एट सच अदर प्लेस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस। आता है समझ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए भाई। मतलब अब ऐसे पर्सन है जो ऊपर फॉल नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाले ऊपर सिचुएशन फॉल नहीं कर रहे हैं, मगर उनके खिलाफ आपको कोई सूचना मिली होगी, ठीक है, या तो उनके खिलाफ किसी ने कंप्लेंट दर्ज करी होगी, या तो आपको शक है कि इसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो आप उसको नोटिस देके बुलवा सकते हो, या भाई आप अपियर होइए। समझ आ रही है? आगे आइए, वेयर सच नोटिस इज इशूड to any person, it shall be the duty of that person to comply with the terms of the notice। अब जिस पर्सन को अगर नोटिस इशू हुआ है तो भैया उसकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कंप्लाई करें, जैसा नोटिस में लिखा गया है उसको आप पूरा करिए, ठीक है। आपको बोला अपीयर करने को इस जगह पे, तो आप अपीयर होइए। समझ आ रहा है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वेयर सच पर्सन कंप्लाइज एंड कंटिन्यूज टू कंप्लाई विद द नोटिस, अब चलो भाई जिस पर्सन को नोटिस भेजा है वो कंप्लाई कर रहा है, ठीक है, ही शेल नॉट बी अरेस्टेड, फिर उसको अरेस्ट नहीं करा जाएगा, क्योंकि भैया जो आपने नोटिस भेजा है मेरे पास, ठीक है, और मैं ऊपर वाली जो 9 केसेस हैं, 9 केसेस हैं, वहां पे फॉल भी नहीं करता, खाली मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन ही दर्ज हुई है या आपको कोई शक ही है, तो आपने बोला नोटिस भेजा है, आपने बोला कि यहाँ पे आइए हम कंप्लाई कर रहे हैं, हम आ रहे हैं, हमने आपको बता दिया कि हम आ रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में अरेस्ट नहीं किया जाएगा उस पर्सन को। ही शैल नॉट बी अरेस्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस रेफर्ड टू इन द नोटिस अनलेस, कब तक अरेस्ट नहीं किया जाएगा, unless for reason to be recorded the police officer is of the opinion that he ought to be arrested, ठीक है, unless and until पुलिस ऑफिसर को ये ना लगे कि नहीं भैया इसको अरेस्ट करना जरूरी है। समझ आ रहा, क्लियर है, ठीक है, तब तक आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, मगर पुलिस ऑफिसर को लगता है भैया इसको अरेस्ट कर लो नहीं तो भाग जाएगा, हाँ इसको नोटिस भेज दिया गया है, हाँ अब इसको शक तो हो गया है कि भैया नोटिस पुलिस ऑफिसर ने भेज दिया है, हाँ इससे अच्छा भैया भाग जाओ, नहीं तो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर लेगी। अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसा शक होता है आपके ऊपर, भैया पुलिस ऑफिसर उस केस में अरेस्ट आपको कर सकती है। समझ आ रहा है? अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि नहीं ये पर्सन अपीयर हो जाएगा, तो उस केस में पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट नहीं करेगी, ठीक है, और आपको लग रहा है कि भाई आपने जहां बुलाया पुलिस का, अब आपके पास फोन आ गया है, आपको बोला है कि सर हाँ मैं इस टाइम पे आपके पास अपीयर हो जाऊंगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आइए, वेट करेंगे, आपको अरेस्ट नहीं करेंगे हम। हाउएवर वेयर सच पर्सन एट एनी टाइम फेल्स टू, मगर अब देखिए अब बंदे ने क्या करा, देखो दो सिचुएशन है, नोटिस भेजा, आप नोटिस को कंप्लाई करोगे तो आपको अरेस्ट नहीं करेंगे, मगर आपको नोटिस भेजा और आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो इसके अंदर जो चीजें लिखी है, तो फिर क्या होगा, देखिए, फेल्स टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस और इज अनविलिंग टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, द पुलिस ऑफिसर में सब्जेक्ट टू सच ऑर्डर एज मे हैव बीन पास्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, ठीक है, इन दिस बिहाफ अरेस्ट हिम फॉर द ऑफेंस मेंशन्ड इन द, तो भाई तो उस केस में क्या हो सकता है, अगर आपने नोटिस को कंप्लाई नहीं किया तो उस केस में पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर सकता है फॉर द ऑफेंसेस मेंशन्ड इन द नोटिस, बट सब्जेक्ट टू द ऑर्डर्स ऑफ द
कॉम्पिटेंट। अब कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है उसको दिमाग में ध्यान में रखते हुए पुलिस ऑफिसर एक्शन ले सकती। आता है समझ? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो भाई। तो ऐसा नहीं कि आपने अगर कोई भारी भरकम ऑफेंस किया है या जो ऊपर ऑफेंस लिखे हैं वहीं पे पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करेगी, तो चलो ठीक है। मगर साथ साथ कोई आपने दूसरे ऑफेंसेस करे हुए हैं जिसके बारे में कंप्लेन दर्ज हुई है या इन्फॉर्मेशन मिली हुई है या पुलिस ऑफिसर को शक है कि इसने कोई कॉग्निटिव ऑफेंस किया है, तो उस केस में पुलिस ऑफिसर आपको नोटिस इशू कर सकती है और बोल सकती है कि भाई साहब आप इस जगह पे आइए। क्यों बुलाएगी आपको पुलिस ऑफिसर? किस लिए बुला रहा है पुलिस ऑफिसर? तो दैट आपसे पूछताछ करी जाए। समझ आ रहा है? तो आपको पास जब नोटिस आता है तो आपको पहुंचना पड़ता है। नहीं पहुंचोगे तो भाई साहब घर से उठाए जाओगे, यही होगा। समझ आ रहा है? नेक्स्ट, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट। अब आइए सेक्शन नंबर 36 बात करता है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। देखिए क्या प्रोसीजर है, और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल चीजें हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो पहले क्या होता था ना, ये सब प्रोसीजर ना इंसर्ट किया गया है लॉ में। पहले क्या हुआ करता था ना कि जो पुलिस ऑफिसर है ना अपनी पावर्स का मिसयूज करते थे। ठीक है, पहले के टाइम में क्या होता था, पुलिस ऑफिसर अपनी पावर्स का मिसयूज करते थे, फिर बहुत सी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स आई, सुप्रीम कोर्ट के बहुत से रूल्स बनाए सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो उसके बेस पे इन चीजों को क्या करा गया, लॉ में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। पहले सीआरपीसी था, सीआरपीसी में डाल दिया गया। उसके बाद बीएनएस आ गया, बीएनएस में डाल दिया गया। समझ आ रहा है? तो पुलिस ऑफिसर अपनी पावर्स का मिसयूज ना कर सके तो इसके लिए पूरे रूल्स एंड ऑल सब कुछ डाले गए हैं। समझ आया कि पुलिस ऑफिसर को क्या 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 चीजें करनी पड़ेंगी वाइल मेकिंग द अरेस्ट। देखिए क्या लिखा है, एवरी पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग एन अरेस्ट। अब पुलिस ऑफिसर क्या करना पड़ेगा, शेल। देखिए लिखा है शेल, क्या करना पड़ेगा, clear and accurate, visible and clear identification of his name, which will facilitate easy identification. Clear and accurate, visible and clear identification of उसका नाम क्या है, सीधा सीधा दिखना चाहिए। आप देखते हो कि पुलिस वाले के वर्दी पे नाम दिखता है क्लियर एकदम, विजिबल होना चाहिए, पता होना चाहिए भैया। ऐसा तो नहीं कोई आलतू फालतू पर्सन है, वाकई में पुलिस ऑफिसर है कि नहीं है ये पर्सन। समझ आ रही है कि नहीं आ रही, कि कोई भी आप लगा लिया है नाम बस। तो ये विजिबली दिखना चाहिए, क्लियर एंड एक्यूरेट, विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम, ऑफ हिज नेम, विच विल फैसिलिटेट इजी आइडेंटिफिकेशन, सो दैट उसकी इजीली पहचान हो सके। इसकी पुलिस ऑफिसर की। नेक्स्ट, प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट। ठीक है, ये मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट इनको बनाना पड़ेगा, विच शेल बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस। ठीक है, मेमोरेंडम एक बनाना पड़ेगा, जिस जैसे आपने अरेस्ट किया है तो डॉक्यूमेंट बनेगा पूरा उसका। ठीक है, जिसको मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बोलते हैं। और क्या लिखा हुआ है, विच विल बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस। क्या करेगा, एक विटनेस को क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा भाई, देखिए क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट बाय by one witness who is a member of the family of the person arrested or a respectable member of a locality, respectable member of locality where the arrest is made, and it should be countersigned by the person arrested। ये देखिए भाई क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। अब जो भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगा शैल मेंटेन अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगा जिसके अंदर पूरी डिटेल रहेगी रिलेटेड टू द अरेस्ट। डॉक्यूमेंट तैयार करेगा, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट मतलब डॉक्यूमेंट है रिलेटेड टू द अरेस्ट, पूरा उसमें सब कुछ पूरी डिटेल्स रहेंगी ऑफ द अरेस्ट। मतलब मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट क्या करेगा, विल कंटेन द, लिख देता हूं मैं ना, रुको, इट इंक्लूड्स डिटेल्स ऑफ अरेस्ट, डिटेल्स ऑफ अरेस्ट। ठीक है, डिटेल्स ऑफ अरेस्ट का मतलब क्या हो सकता है, डिटेल्स ऑफ अरेस्ट का मतलब नाम क्या है पर्सन का जिसको आप अरेस्ट कर रहे हो, उसकी एज क्या है, उसका एड्रेस क्या है, और साथ साथ में आप और क्या लिखोगे, डेट, टाइम, प्लेस ऑफ अरेस्ट, सब लिख लीजिएगा। ये सब चीज़ें इसके अंदर रहती हैं, कहाँ से अरेस्ट किया गया है, और रीज़न फॉर अरेस्ट, रीज़न फॉर अरेस्ट, किस लिए अरेस्ट किया गया है। हाँ, सस्पेक्टेड ऑफेंस, किस ऑफेंस के बेस पे आपको करा है, आपको कौन सा ऑफेंस का शक है, सस्पेक्टेड ऑफेंस, सब कुछ आपको लिखना है। ठीक है, और साथ साथ में अपना नाम भी लिखेंगे, जो पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व है ना, अब अकेला पर्सन हो सकता है या ज्यादा हो सकते हैं ना, कौन कौन से पुलिस ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे अरेस्ट करने में, उन सब का नाम भी रहेगा।
नेम्स ऑफ पुलिस ऑफिसर्स इन्वॉल्व्ड इन अरेस्ट, ये सब चीज़ें ठीक है, एक्सेप्ट्रा और भी जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रहेंगी सब रहेगी, ठीक है। ठीक है, तो ये मेमोरेंडम तैयार करोगे। इस मेमोरेंडम को एक विटनेस क्या करेगा, साइन करेगा, अटेस्ट करेगा एक तरह से, ठीक है। अटेस्ट करेगा कौन, एक विटनेस। और विटनेस कौन होगा, या तो फैमिली मेंबर होगा, ठीक है, उस पर्सन का जिसको आपने अरेस्ट किया, या तो कोई भी रिस्पेक्टेबल इज्जतदार इंसान लोकेलिटी का। समझ आ रहा है, क्लियर है कि नहीं आ रहा है भाई? समझ आ रहा है? कौन सी लोकेलिटी, जहां से अरेस्ट करा है आपने, वहां की लोकेलिटी, ठीक है। ये लिखा हुआ ना, रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी, रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी वेयर द अरेस्ट इज मेड, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, उसको अटेस्ट करेंगे, और साथ में एंड काउंटर साइन बाय द पर्सन अरेस्ट, जिस पर्सन को आपने अरेस्ट किया है वो क्या करेगा, वहां पे काउंटर साइन भी अपना करेगा। समझ आ रहा है? तो मेमोरेंडम पुलिस ऑफिसर तैयार करता है, उसको कोई विटनेस अटेस्ट करेगा, और इट शुड बी काउंटर साइन, उसको जो पर्सन अरेस्ट हो रहा है उसको काउंटर साइन भी करता है। आता है समझ, क्लियर है? हाँ, ये हो गई दूसरा पॉइंट, ये पुलिस ऑफिसर करेंगे। थर्ड, आइए, और क्या बोल रहा है, पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग द अरेस्ट shall inform the person arrested unless the MOA is attested by the member of his family। अच्छा भाई, unless the memorandum is attested by the family that, अगर भाई मेमोरेंडम को अटेस्ट नहीं करा है किसी विटनेस ने या किसी फैमिली मेंबर ने, तो उस केस में क्या होगा, पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे को person arrested that he has a right to have a relative or a friend or any other person named by him to be informed of his arrest। अब भैया देखो, अगर फैमिली मेंबर है कोई, अगर किसी फैमिली मेंबर ने ऑलरेडी एज अ विटनेस अटेस्ट किया हुआ है मेमोरेंडम को, तब तो भैया इसका मतलब है ना, फैमिली मेंबर को ऑलरेडी पता है अरेस्ट के बारे में, तो पता है। मगर इन केस मगर इन केस ऐसा होता है, अगर इन केस ऐसा होता है कि जो भी अटेस्ट हुआ है, देखो ध्यान से समझना, अगर ऐसा होता है कि जो भी अटेस्ट हुआ है मेमोरेंडम का, वो फैमिली मेंबर ने नहीं किया, वो किसने किया है, इन्होंने किया है, रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी ने किया है, और फैमिली मेंबर के बारे में कुछ पता ही नहीं है पुलिस ऑफिसर्स को, कौन इसके फैमिली मेंबर। तो उस केस में क्या होगा, पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, तो अरेस्ट कर रहे हैं, क्या करेंगे, वो इन्फॉर्म करेंगे किसको, जिसको अरेस्ट कर रहे हैं, भैया कि तुम्हारे पास अधिकार है, तुम चाहो तो अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त यारों को, अपने फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म कर सकते हो कि भैया हमको अरेस्ट कर लिया गया है। समझ आ रहा है, क्लियर है? तो बताएंगे, उसको इन्फॉर्म करेंगे, द पर्सन अरेस्टेड दैट ही हैज अ राइट, तो उसके अधिकार के बारे में पुलिस ऑफिसर उसको इन्फॉर्म करेंगे। समझ आ रहा है? और अगर ऐसा केस हो रहा है कि भैया कि फैमिली मेंबर्स ने एज अ विटनेस ही क्या करा है, टेस्ट किया है, तब तो मतलब फैमिली मेंबर्स को पता ही है ना सब कुछ, तब तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तभी लिखा है अनलेस द मेमोरेंडम इज अटेस्टेड बाय द फैमिली मेंबर। ठीक है, आता है समझ, क्लियर है? तो इन्फॉर्म करेंगे किसको, जिसको अरेस्ट किया गया है, पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्म करेगा जिसको अरेस्ट किया गया है कि भाई साहब, तो अपने रिलेटिव, अपने रिश्तेदारों को, दोस्त यारों को, ठीक है, इन्फॉर्म कर सकते हो। क्लियर है? आता है समझ, बोलिए भाई, क्लियर है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 38, अब आपको बता दूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पहले मैं, ये जो आपने अभी पढ़ा है, ठीक है, कि पुलिस ऑफिसर को वाइल मेकिंग अरेस्ट क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके। आगे आइए, when any person is arrested and interrogated by the police, he shall be entitled to meet an advocate। आपने बहुत सी मूवीज में भी देखा होगा, ठीक है, पुलिस ऑफिसर जब सवाल जवाब करता है, बोलता है कि भैया मेरे वकील से बात करो, ठीक है, होता है ना कि भैया मुझे मुझे अपने वकील को बुलाना है, तो आपके पास राइट होता है, किसके पास, अरेस्टेड पर्सन के पास। ये शैल बी एंटाइटल्ड टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग द इंटरोगेशन, तो नॉट थ्रू आउट द इंटरोगेशन, पूरी इंटरोगेशन में नहीं, मगर कुछ टाइम के लिए अपने एडवोकेट से भी मिल सकता, ठीक है, उसके पास अधिकार है वो चीज। क्लियर है? आइए भाई, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट को ना अरेस्ट मेमो भी बोला जाता है, ठीक है, इन शॉर्ट में जैसे लिखा है ना, ये आपको मैं, ये मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट है ना, इसको अरेस्ट मेमो भी बोला जाता है। ऐसा ना हो कि एग्जाम में अरेस्ट मेमो लिखा हो तो कंफ्यूज हो जाओ, अरेस्ट मेमो ये भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे आइए, अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेसिडेंस बाय पुलिस ऑफिसर। लो भाई, अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेसिडेंस, भाई अब अरेस्ट कौन कर रहा है, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है, अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है कब,
अगर भैया पर्सन जो है इसको अरेस्ट करा जा रहा है वो अपना नाम और अपना एड्रेस देने से क्या कर देता है, मना कर देता है। देखिए क्या लिखा है, इफ एनी पर्सन हु इज एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो भैया अगर किसी पर्सन ने कौन सा ऑफेंस किया है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, कॉग्निजेबल की बात नहीं कर रहा, नॉन कॉग्निजेबल। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर आपने किया भाई साहब, तब तो बिना नाम एंड पूछे हुए सब पैसे उठा लेगी पुलिस। अगर आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है वहां तो भैया कोई वारंट वारंट कुछ जरूरत ही नहीं है। अगर आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस करा है उस केस में तो पुलिस ऑफिसर सीधा उठा लेती है, वो तो पता ही है आपको। अगर आपने क्या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, ठीक है, मतलब लेस सीरियस क्राइम किया है, अगर आपसे पुलिस ऑफिसर आपका नाम आपका पता पूछ रही है, आप नहीं बता रहे हो, भाई साहब उस केस में भी आपको अरेस्ट कर लेगी फिर पुलिस ऑफिसर। देखिए, accused of committing non-cognizable offense does not give his name or residence, or gives a name and residence which the police officer feels to be false। या तो नाम पता बता नहीं रहे हो, या तो नाम पता जो बता रहे हो पुलिस ऑफिसर को लग रहा है आप झूठा बता रहे हो, ठीक है, ही मे बी टेकन इनटू द कस्टडी। समझ आ रहा है? तो ये वो केस है जहां पे पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट द पर्सन इन केस ऑफ द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखिएगा आ गया केस। समझ आ रहा है कि नॉन कॉग्निजेबल केस में भी, ऑफेंस में भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकती है, कब? अगर आप नाम और पता अपना नहीं देते हो या गलत देते हो। हाउएवर सच पर्सन कैन नॉट बी डिटेन बिफोर बियॉन्ड 24 घंटा। भैया कोई भी पर्सन जो भी है 24 घंटे से ज्यादा उसको नहीं रखा जाएगा इफ हिज ट्रू नेम एंड एड्रेस कैन नॉट बी असर्टेन। अगर भैया नाम पता आपने 24 घंटे के अंदर ही पता नहीं कर पाए, 24 घंटे से ज्यादा उसको आप नहीं रख सकते अपनी हिरासत में। और फेल्स टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड और फर्निश सफिशिएंट सिक्योरिटीज। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो 24 घंटे से ज्यादा आप नहीं रखोगे। अगर नाम पता नहीं कर पता चला उसका 24 घंटे के अंदर अंदर, या तो भाई उसने कोई ही फेल्स टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, अगर उसने कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करके दिया है, या फर्निश द सफिशिएंट, और अगर उसने फर्निश कर दी सफिशिएंट सिक्योरिटीज, तो भैया उसको हम रिहा करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे से ज्यादा उसको हम नहीं रख सकते। आता है समझ? बोलिए भाई, बोलो। क्लियर? बोलिए। आता है समझ? Next, in that event, he shall be forwarded to the nearest magistrate having jurisdiction। इस केस में क्या करेंगे? इस केस में तीनों के केस में को पुलिस ऑफिसर अपने हिरासत में नहीं रखेगी। यहाँ पे जो 24 घंटे का मतलब है, यहाँ पे जो 24 घंटे का मतलब ये है कि पुलिस ऑफिसर अपनी कस्टडी में 24 घंटे से ज्यादा नहीं रखेगी इन तीनों केसेस में। या तो नाम पता आपको नहीं पता चला 24 घंटे के अंदर, या तो भाई दैट पर्सन जो पर्सन अरेस्ट उसने बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करके आपको दिया, या तो उसने अपनी श्योरिटी आपके सामने फर्निश नहीं करी हुई थी, फर्निश द सफिशिएंट श्योरिटीज। ठीक है, इन तीनों चीजों में फेल्स टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड और फर्निश द सफिशिएंट श्योरिटीज, अगर तीनों केस में कोई भी चीज अगर आ जाती है, उस केस में पुलिस ऑफिसर आपको 24 घंटे के बाद अपनी कस्टडी में नहीं रखेगी, मगर क्या करेगी? आपको छोड़ेगी नहीं, रिलीज नहीं करेगी, आपको क्या करेगी? आपको पेश करेगी कहाँ पे? मजिस्ट्रेट के पास। समझ आ रहा है? 24 घंटे के बाद आपको मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है। ठीक है, फॉरवर्ड टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट। छोड़ेंगे नहीं आपको भाई साहब। ठीक है, फिर उसके बाद का मतलब होता है जुडिशियल कस्टडी में आप जाएंगे, तो बोला जाता है जुडिशियल कस्टडी। क्लियर है? पुलिस कस्टडी नहीं, जुडिशियल कस्टडी फिर जाते हैं 24 घंटे के बाद। क्लियर? आइए भाई आगे आइए। अरेस्ट बाय दी, अच्छा अब अभी तक हमने बात किसकी करी थी? अरेस्ट बाय दी पुलिस ऑफिसर। अब आ रहे हैं सेकंड। अब कौन सा है? अरेस्ट बाय द प्राइवेट पर्सन, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग। क्या हम लोग भी अरेस्ट कर सकते हैं किसी को सर? यस सर, हम लोग भी अरेस्ट कर सकते हैं। कहाँ पे? हम लोग को पावर कहाँ से मिल गई सर? देखिए कैसे पावर मिली, देखिए क्या लिखा है, अ प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड, यानी भैया तो अरेस्ट करता है या तो अरेस्ट करवा सकता है। हु हु इन हिज प्रेजेंस, आपकी प्रेजेंस में, कमिट्स अ नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस। लो भाई, अगर आपकी प्रेजेंस में किसी ने नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, या तो हु इज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, या तो सर कोई बंदा क्या है? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, मतलब ऑलरेडी डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट एज एन
ऑफेंडर, एग्जांपल मैंने आपको दिया था, विजय माल्या, नीरव मोदी एंड ऑल एक्सेप्ट्रा, ठीक है, एग्जांपल दिया हुआ है। तो मतलब अगर आपके प्रेजेंस में, आपके सामने किसी ने क्या करा है, कौन सा ऑफेंस किया, कॉग्निजेबल ऑफेंस, भारी भरकम क्राइम एंड नॉन बेलेबल क्राइम किया है, ठीक है, समझ आ रहा है। या तो पहला सिचुएशन ये, इस केस में पहला तो ये, दूसरा ये, हाँ, या तो ऑलरेडी किसी कोर्ट ने किसी पर्सन को क्या डिक्लेयर करा हुआ है, आरोपी घोषित किया हुआ है। दोनों में किसी भी केस में आप क्या कर सकते हो, उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हो। आपके सामने बीच चौराहे में किसी ने मर्डर कर दिया, किसी का गोली मार दी किसी की, बताइए भाई, हाँ, डकैती डाली किसी ने और आपने देख लिया आपके सामने, और आप जाके उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते, कस्टडी में ले सकते, ठीक है, समझ आ रहा है, क्लियर है। अब कस्टडी में लेके अपने घर नहीं ले जाओगे उसको, समझ आ रहा है, ये नहीं आप जाकर उसकी मार पिटाई करने लगोगे, नहीं। क्या होता है आगे देखिए, अ प्राइवेट पर्सन विदाउट अननेसेसरी डिले, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, बट विद इन 6 आवर्स, 6 घंटे के अंदर अंदर, फ्रॉम सच अरेस्ट shall मेक ओवर और कॉज टू बी मेड ओवर एनी पर्सन सो अरेस्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है, जल्द से जल्द, ठीक है, और 6 घंटे, ज्यादा 6 घंटा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझ आ रहा है, बट विद इन 6 आवर्स फ्रॉम सच शैल मेक ओवर और कॉज टू बी मेड ओवर एनी पर्सन सो अरेस्टेड, क्या करोगे, पुलिस ऑफिसर के पास उसको दोगे, और इन द एब्सेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, अगर पुलिस ऑफिसर कोई नहीं है, टेक सच पर्सन और कॉज हिम टू बी टेकन इनटू द कस्टडी टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, या तो भाई पुलिस ऑफिसर को बुला के उसकी हिरासत में दे दोगे, या तो भाई उसको पुलिस स्टेशन लेके जाओगे और वहां पे लेके आओगे, समझ आ रहा है। ये नहीं अपने घर में बैठ के उसको भैया से हाल चाल पूछो कि भैया, हाँ, क्यों मर्डर कर दिया आपने, अच्छा खासा इंसान था, क्या हुआ, क्या दुश्मनी थी, ये सब नहीं करना होता, समझ आ रही है? हाँ, या तो पुलिस ऑफिसर को बुला के फोन करके दे देंगे, उसकी कस्टडी दे देंगे, या तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो आपका है वहां जाके वहां पे समझ आ रहा है। बस आपके पास एक पावर है, क्या, अरेस्ट करने की पावर आपके पास है, समझ आ रहा है, अरेस्ट करने की पावर, उसके अलावा आपके पास पावर कोई नहीं है, ठीक है, कोई इंटेरोगेशन एंड ऑल आप नहीं करोगे, ठीक है, पूछताछ कुछ नहीं करनी आप, ये पावर आपको नहीं है, बस पावर कौन सी है, अरेस्ट की। कौन से ऑफेंस में, सर, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, या तो सर एनी पर्सन हु हैज बीन ऑलरेडी ऑलरेडी व्हाट प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर, ठीक है, ऑलरेडी जिसको आरोपी घोषित किया हुआ है, तो उनमें से कोई भी आपके सामने मिल जाए, आप क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, क्लियर है, क्लियर है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज लिखी है यहाँ पे, प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और कॉज टू बेट एनी पर्सन हु इन हिज प्रेजेंस, लिखा है सर, हिज प्रेजेंस, आपकी मौजूदगी में अगर किसी ने कौन सा ऑफेंस किया, नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, आपकी मौजूदगी में मर्डर किसी ने किया है, आपकी मौजूदगी में रेप किसी ने किया, आपकी मौजूदगी में डकैती डाली, ऐसा कुछ अगर है, कोई भी आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तब की बात कर रहे हैं, आपकी मौजूद आपके सामने हुआ है, समझ आ रही है, आपको पता चला कि इस बंदे ने मर्डर करा हुआ है, आप जाके उसको अरेस्ट नहीं कर सकते फिर, समझ आ रही है, आपके सामने होना चाहिए, देखिए इन इस प्रेजेंस लिखा है, समझ आ रही है, क्लियर है, आता है समझ कि नहीं आता समझ। आपको आपके दोस्त ने फोन किया, आपको आपके दोस्त ने फोन किया कि भैया ये बंदे ने ना, मिस्टर ए ने क्या करा है, मर्डर कमिट करा है गांव में, और ये भाग के तुम्हारे शहर में आया हुआ है, आपका आपका दोस्त जो है वो गांव में रहता है, हाँ, और गांव के लोगों को आप जानते हो, अपने दोस्त को भी जानते हो, वहां के लोगों को भी जानते हो आप, ठीक है। अब क्या हुआ, आपके गांव के आपके दोस्त ने आपको फोन किया, क्या बोलता है कि ये फलाने फलाने बंदे ने ना मर्डर कर दिया है गांव में, और ये भाग के तुम्हारे शहर की तरफ आया है, अगर ये तुम्हें दिखे तो इसको पकड़ लेना। क्या आप पकड़ सकते हो, अपने अरेस्ट में कर सकते हो आप, द आंसर इज नो। आपके प्रेजेंस में हुआ है क्या सर, नहीं, आपको तो इन्फॉर्म करा है आपके दोस्त ने, हाँ, तो भैया पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करो ना, वो अरेस्ट करेंगे आपको, आप पुलिस ऑफिसर हो क्या, आप नहीं कर सकते अरेस्ट, आपके प्रेजेंस में नहीं हुआ कोई भी मर्डर एंड ऑल, समझ आ रहा है, क्लियर है। यहाँ पे नहीं लिखा द पर्सन हु हैज बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस हैज द पावर टू अरेस्ट, नहीं, वो पावर पुलिस ऑफिसर के पास, आपको इन्फॉर्म करना, आप मुझे इन्फॉर्म क्यों कर रहे हो, भैया पुलिस को इन्फॉर्म करो, वो अरेस्ट करेगी, आपके प्रेजेंस में अगर हो रहा है तो कर सकते
समझ आ रहा है बेटा? वर्ड्स को पकड़ना है, समझ आ रहा है? लॉ के वर्ड्स को पकड़िए, और इसी क्योंकि इसी की केस स्टडी बन जाती है, यही की केस स्टडी बनती है, ठीक है? चलिए आगे आइए। अब कौन सा है भाई? अरेस्ट बाय द मैजिस्ट्रेट, लीजिए भाई, अरेस्ट बाय द मैजिस्ट्रेट। अब क्या बोल रहा है? अंडर सेक्शन 41 क्लॉज 1 द मैजिस्ट्रेट हैज बीन गिवन पावर। ये थर्ड कैटेगरी है, पहला पुलिस ऑफिसर हो गया, दूसरा प्राइवेट पर्सन हो गया, तीसरा मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 41 क्या बोल रहा है? अंडर सेक्शन 41 क्लॉज 1 द मैजिस्ट्रेट हैज बीन गिवन पावर टू अरेस्ट अ पर्सन। कौन सा पर्सन? हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस। लो भाई, या तो उसकी मजिस्ट्रेट के सामने उसने कुछ क्या करा है, ऑफेंस किया है, एंड ऑल्सो कमिट हिम टू कस्टडी, और उसको अपनी कस्टडी में ले सकता है, ठीक है? एंड ऑल्सो कमिट हिम टू द कस्टडी, ठीक है? अगर उसके सामने कोई ऑफेंस हो रहा है मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है, तो क्या कर सकता है? उसको ले सकता है, has committed an offense in his presence and also commit him to custody. Under in clause 2, the magistrate has power to arrest a person for which he is competent and has also been authorized to issue a warrant. ये क्या बोल रहा है भाई? क्या बोल रहा है ये? क्या बोल रहा है? देखिए क्या लिखा है अंडर क्लॉज 2, क्या लिखा हुआ है? क्या बोल रहा है? द मतलब द मजिस्ट्रेट के पास पावर है टू अरेस्ट द पर्सन फॉर विच ही इज कॉम्पिटेंट, जिसके लिए आप कॉम्पिटेंट अरेस्ट करने के लिए उस पर्सन को आप अरेस्ट कर सकते हो, एंड हैज ऑल्सो बीन ऑथराइज टू इशू द वारंट, और जिसके लिए, जिस अपराधों के लिए जिस पर्सन को आप वारंट इशू कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि भैया क्या होगा, अब देखो क्या हो सकता है, अब आपके सामने कोई अपराध हुआ, उसको भी आप अरेस्ट करके रख सकते हो अपने पास, अपनी कस्टडी में रख सकते हो उसको, ठीक है? और साथ साथ में क्या बोल रहा है? मजिस्ट्रेट हैज अ पावर टू अरेस्ट अ पर्सन फॉर विच ही इज कॉम्पिटेंट, जिसके लिए आप कॉम्पिटेंट हो अरेस्ट करने के लिए, जिसको आपको पावर दी गई है, आप उसको अरेस्ट कर सकते हो, एंड हैज ऑल्सो बीन ऑथराइज टू इशू अ वारंट, और जिसके जिस ऑफेंस के लिए जिस पर्सन को आप वारंट इशू करने की आपके पास पावर है, जिसके खिलाफ पर्सन को भी आप अरेस्ट कर सकते हो। समझ आ रहा है? आप पहले वारंट इशू करोगे, फिर पुलिस आएगी, फिर जाके अरेस्ट करेगी, इससे अच्छा भैया आप ही अरेस्ट कर लो अगर आपके पास है वो। समझ आ रहा है? पुलिस ऑफिसर के ये मजिस्ट्रेट के पास पावर है। क्लियर है? सिंपल है? बोलो, आता है कि नहीं आता समझ? आता है समझ? लास्ट वन, लास्ट इस टॉपिक का, ठीक है? अरेस्ट का लास्ट टॉपिक, एक्सेप्शन फॉर द आर्म्ड फोर्सेज। आर्म्ड फोर्स के लिए एक एक्सेप्शन दी हुई है, आर्म्ड फोर्सेज के लिए, केसेस के लिए एक एक्सेप्शन दी है। क्या बोल रहा है? देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 42 प्रोटेक्ट्स, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको? मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज फ्रॉम अरेस्ट वेयर दे डू समथिंग इन डिस्चार्ज ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटीज। भाई आर्म्ड फोर्सेज वाले अपनी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करते समय क्या करते हैं? बहुत से ऐसे काम करते हैं जो कि भैया नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। आर्मी वाले करते हैं कि नहीं करते? आर्मी वाले तो भैया बंदूक गोलियां भी चलाते हैं लोगों के ऊपर। आर्मी वाले करते हैं, वो उनकी ऑफिशियल ड्यूटी है, ठीक है? उनको ऑर्डर दिया जाता है तो वो काम करते हैं, ठीक है? वो अपनी लॉफुल अथॉरिटी में रह के ही काम करते हैं। समझ आ रहा है? वो जगह गोलियां एंड ऑल चला रहे हैं, मार रहे हैं, तो क्या उनको अरेस्ट कर लोगे जाके आप? द आंसर इज नो, ठीक है? वो लोगों की जान ले रहे हैं, दूसरे लोगों के दुश्मनों को मार रहे हैं, तो क्या उनकी आप अरेस्ट कर लोगे? द आंसर इज नो। तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको? आर्म फोर्सेस वाले लोगों को। दे कुड बी अरेस्टेड, और अगर कोई भी केस ऐसा है जहाँ पे उनको आप अरेस्ट करने जा रहे हो, ठीक है? कोई भी अगर आपको ऐसा केस लगता है कि नहीं भैया ये इसकी ऑफिशियल ड्यूटी नहीं थी, हाँ, ये इन्होंने अपनी ड्यूटी के बाहर जाके काम किया है, अगर ऐसा भी कुछ है, अगर ऐसा भी कोई केस है और आप जाके अरेस्ट करते हो, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करती है, तो उस केस में भी आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, स्पेशल कंसेंट लेनी पड़ती है किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना, कंसेंट के बिना आप आर्मी के पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकते। कौन? समझ आ रहा है? देखिए लिखा, दे कुड बी अरेस्टेड ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर है जिसको अरेस्ट करना है, किसको? किसी भी आर्म्ड फोर्सेस के पर्सन को, भाई साहब आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी किसकी? पहले सेंट्रल गवर्नमेंट। आता है समझ? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको? ये सेक्शन जो है, सेक्शन नंबर 42 जो है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है? अगर वो ऑफिशियल ड्यूटीज अपनी परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें कोई भी चीज़ वो कर रहे हैं ऑफिशियल ड्यूटीज में है, ठीक है? तो केस में आप उसको अरेस्ट कर ही नहीं सकते, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर कोई केस में अगर आप जाते हो अरेस्ट करने, कोई दिक्कत नहीं, आप परमिशन लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट,
सेंट्रल गवर्नमेंट को पता ही है, क्योंकि भाई परमिशन कौन दे रहा है? बस परमिशन कहाँ से आ रही है? परमिशन ही तो उनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट से तो आ रही है परमिशन, और कहाँ से आ रही है परमिशन? क्लियर है? बोलिए। तो अरेस्ट का टॉपिक यहाँ जाके अब देखो होता है ओवर। ये पूरा अरेस्ट का टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, आपको मैं बता दे रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट तो पहला वाला पोर्शन ये वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, और इसमें 9 सिचुएशंस है, आपके 9 के 9 पॉइंट मुझे हिसाब से आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक ये वाला है कि पुलिस ऑफिसर को वाइल मेकिंग द अरेस्ट क्या क्या करना जरूरी हो। यहाँ पे शेल लिखा हुआ है, देख लीजिए, शेल, शेल लिखा है ये। ठीक है, और उसके बाद और कौन सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? और सब इंपॉर्टेंट है। अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन भी आ सकता है, ठीक है, केस बना के दे सकता है आपको। अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, ठीक है, तो अरेस्ट कौन कौन कर सकता है? पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट एंड बाय द प्राइवेट पर्सन, तीनों अरेस्ट कर सकते हैं। सेक्शन 2 जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको? पर्सन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, अगर वो अपने ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं तो उस केस में आप उसको अरेस्ट नहीं करोगे, और अरेस्ट अगर कोई केस में कर भी रहे हो तो आपको पहले स्पेशल परमिशन या कंसेंट लेनी पड़ेगी ऑफ द सेंट्रल। आता है समझ? यहाँ जाके अरेस्ट का टॉपिक होता है ओवर। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो आपका है टॉपिक समन्स एंड वारंट। भाई समन इशू करते हैं, वारंट इशू करता है कौन? करता है कोर्ट। यहाँ पे ना 3 स्टेप्स में हम लोग पढ़ेंगे। पहला आपका समन्स कोर्ट इशू करता है, ठीक है, उसके बाद वारंट इशू करता है कोर्ट, ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है? आपका उसके बाद क्या होता है? प्रोक्लेमेशन होता है। आप फिर भी अगर नहीं, आप अरेस्ट होते हो, फिर भी अगर आप पकड़े नहीं जाते हो, फिर भी अगर आप कोर्ट में पेश नहीं होते हो, तो उसके बाद क्या करता है कोर्ट? के बाद कोर्ट करता है प्रोक्लेमेशन इशू कर देता है, आपके बारे में एडवर्टीजमेंट एंड ऑल कर देता है। ठीक है, और साथ साथ में आपकी प्रॉपर्टीज को अटैच करता है कोर्ट। समझ आ रहा है? तो पहले आपको समन भेजेगा, उसके बाद आपका वारंट भी भेजता है, कोई कोई केसेस में वारंट इशू होते हैं, ठीक है, जिसको अरेस्ट वारंट एंड बोलते हैं ना। अभी जो मैं बोल रहा था अरेस्ट वारंट इशू करता है, वो यहीं पे आएगा सब। अभी वही सब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसी के बारे में बात करनी। पूरा बहुत लेंदी टॉपिक है, समन्स एंड वारंट लेंदी टॉपिक है थोड़ा। समन्स के बारे में 3 स्टेप में बात करेंगे, स्टेप चलता है, स्टेप बाई प्रोसीजर चलता है। ठीक है, पहले समन, फिर वारंट, उसके बाद आपका प्रोक्लेशमेंट एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। उसके बाद एक और टॉपिक छोटा सा है सर्च वारंट का, ठीक है, तलाशी एंड ऑल, ठीक है, घर का, ऑफिस का एंड ऑल, सर्च वारंट का भी इशू करता है कोर्ट, के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे सर्च एंड वारंट में, पूरा टॉपिक खत्म करेंगे। थोड़ी लेंथी क्लास होगी नेक्स्ट वाली, ठीक है, थोड़ी लेंथी क्लास जाएगी, ध्यान में फिर पढ़िए, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ाया है रिवाइज करके देख, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।